हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सान आपके लिए जो 2000 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके आया था, उसी में आज हम लोग एक नया चैप्टर कर रहे हैं, डीसी थ्योरी। ठीक है, डीसी थ्योरी के हम लोग वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे ताकि पूरा चैप्टर हमारे क्वेश्चनों के साथ साथ में रिवाइज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार करंट वोल्टेज के क्या होती है। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। लेकिन एक इसकी कंडीशन है कि चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप है, दाब है आदि, क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। ओम ने बताया कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होगी। आई समानुपाती क्या होगा, V होगा। तो देखो दोस्तों, तो ओम के नियम के अनुसार करंट वोल्टेज के क्या होती है, करंट वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में प्रवाहित होते हैं, कोई भी मेरा विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में क्या प्रवाहित होते हैं, विद्युत परिपथ में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कहाँ रहते हैं, ये नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और बाह्यतम कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। बाह्यतम कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे दो प्रकार की गति करता है। एक गति करता है कक्षीय गति और दूसरी करता है चक्रण गति। एक कक्षीय गति करता है, दूसरी कौन सी करता है, चक्रण गति करता है। इसी वजह से हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें कौन भाग लेता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परिपथ की खुली अवस्था में मैग्गर का विक्षेप होगा। परिपथ हमारा ओपन है, तो उस समय यदि मैं मैग्गर को लगा के टेस्ट करूंगा, प्रतिरोध का मान देखूंगा, तो मैग्गर में कितना आएगा, अनंत आएगा। मैग्गर में कितना आएगा, अनंत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो मैंने दो प्रतिरोध हैं, एक 30 ओम का है और एक कितने ओम का है, 60 ओम का है। दोनों को कौन से क्रम में लगाया हुआ है, दोनों को आपस में समानांतर क्रम में लगाया हुआ है। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो ये होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यदि मेरे 3 प्रतिरोध लगे हों तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि मेरे n प्रतिरोध लगे हैं तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। तो इस हिसाब से अभी हमारे यहाँ कितने प्रतिरोध लगाए हुए हैं, 2 प्रतिरोध लगाए हुए हैं। कितने प्रतिरोध लगाए हुए हैं, 2 प्रतिरोध लगाए हैं। तो इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको सीधा कर सकते हैं। देखो भाई, उसके लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 गुणा R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यदि 2 से अधिक प्रतिरोध दिए हुए हैं तब तो हमें समानांतर क्रम के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि मेरे पास में 3 प्रतिरोध दिए हो, यदि मेरे को 2 प्रतिरोध दिए हुए तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। अब इसका मान रख दो। देखो R1 का मान मैं मान लेता हूं कितना है, 30 है। R2 का मान कितना है, 60 है। 30 प्लस 60 सोल्व किया, इसको सीधे ही रखो, ये हो गया 90। कट रहा है, कितने पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है। यहां से ये कितने पे कट रहा है, 20 पे कट रहा है। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 440 ओम वाले प्रतिरोध में
220 वोल्टेज पर धारा कितनी होगी? तो देखो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो अब देखो भाई, इसने हमें क्या दे रखा है? इसने हमें वोल्टेज दे रखी है। V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। R का जो मान है वो कितना दे रखा है? 440 ओम। R का मान कितना दे रखा है? 440 ओम। किसका मान निकालना है? I का। किसका मान निकालना है? I का। तो I बराबर क्या होगा? V बटा में R। I बराबर क्या होगा? V बटा में R। V का मान रख दो 220, R का मान रख दो 440, सोल्व करोगे 1/2। 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं? 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। एम्पियर है ये धारा की इकाई है। आद्रोमेरी एम्पियर ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को पढ़ते समय विद्युत को परिभाषित किया था, तो उनके सम्मान में हम लोग धारा है, धारा की इकाई क्या रखते हैं? एम्पियर रखते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 प्रतिरोध त्रिकोण के आकार में जोड़े गए, प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम हो तो किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कैसा है? ये कह रहे हैं भाई 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को हमें त्रिकोण के रूप में जोड़ा हुआ है। ये लो जी, ऐसे एक त्रिभुज के रूप में जुड़ा हुआ है, जोड़ लिया। प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम का है। प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम का है। ये लो जी। अब ये कह रहा है कि किन्हीं 2 बिंदु, आपको जो अच्छा लगे, किन्हीं 2 बिंदुओं के, मुझे ये लगते हैं, मैं इन 2 बिंदुओं के मध्य देख लेता हूं, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें देखने पे पता लग रहा है ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो देखो श्रेणी क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसका सूत्र होता है R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समानांतर क्रम में यदि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, समानांतर क्रम में यदि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसका सूत्र होगा 1/R इक्वलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना? तो अब देखो भाई, यहाँ अब हमें यहाँ देखने में पता लग रहा है, इसको मैं मान दे देता हूँ R1, इसको मैं R2 कह देता हूँ, इसको मैं R3 कह देता हूँ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो, समझने में आप लोगों को आसानी हो, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब देखो ये दोनों प्रतिरोध R1 और R2 आपस में कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनके लिए जो R इक्विवेलेंट है सीरीज के लिए, वो कितना होगा? वो होगा R1 प्लस R2। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखोगे 3 + 3 कितना आ गया भाई? 6 ओम आ गया। तो अब इन दोनों की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6 ओम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 6 ओम। तो आप लोग देख सकते हो, इसका आगे सर्किट बना दो। इन दोनों की जगह 1 हमने लिख दिया, ये कितना है? 6 ओम है। ये कितना है? 3 ओम है। अब आप लोग देखोगे ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में क्या होता है? यदि सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा एक पॉइंट पे जुड़ा हो और अंतिम सिरा एक पॉइंट पे जुड़ा हो, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखो समानांतर क्रम में प्रतिरोध के सभी सिरे एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, प्रथम सिरे एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, अंतिम सिरे दूसरे पॉइंट पे जुड़े, तो प्रतिरोधों का ऐसा जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? वो समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? एक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा। एक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, एक प्रतिरोध का, जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक है ना? तो देखो ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा, ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा, ये इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा। तो एक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा आपस में जुड़े हों, एक प्रतिरोध का
प्रारंभिक सिरा एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा। यदि इस प्रकार का संयोजन होता है तो कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और यदि सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा एक तरफ जुड़ा हो और अंतिम सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हो तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो अब देखो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे तो हमने श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है? समानांतर क्रम में है। तो अब हम यहाँ समानांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे, R इक्विवेलेंट सीधा ही कर लोगे, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, देखो भाई 6 3 बट्टा में 9, आपस में सोल्व करोगे कितने पे जाएगा? 2 पे। R इक्विवेलेंट का जो मान है, R इक्विवेलेंट का जो मान आया वो कितना आया? 2 ओम आया। कितना आया? 2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 50 ओम के 50 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 50 ओम के 50 प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा गया? समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो देखो यदि हमारे समान मान के प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों या आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके लिए क्या सूत्र होगा? यदि मेरे प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में जुड़े हों। समान मान के n प्रतिरोध, समान मान के n प्रतिरोध, मान के n प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो उनके लिए सूत्र क्या होगा? R इक्विवेलेंट। कई लोग यहाँ टोटल लिख देते हैं जो कि गलत है। ये R इक्विवेलेंट ये तुल्य प्रतिरोध होता है। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? NR होगा। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? NR होगा। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में मेरे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, समान मान के n प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? NR होगा। वहीं यदि मेरे प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़े हों? समानांतर क्रम में जुड़े हों। कौन से क्रम में जुड़े हों? समानांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके लिए R इक्विवेलेंट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? वो होगा R बटा में n। तो R इक्विवेलेंट का सूत्र क्या होगा? R बटा में n। यदि प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? NR होगा। समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो R बटा में क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। अब यहाँ देखो R का जो मान है, R का जो मान है वो कितना है? वो 50 है। R का मान है वो कितना है? 50 है। N का जो मान है वो कितना है? वो भी 50 है। R का मान भी 50 है, N का मान भी 50 है। सॉल्व करोगे कितना आएगा? R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1 ओम। कितना आएगा भाई? 1 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 4 कमरे हैं, प्रत्येक का प्रभावी प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। प्रत्येक का प्रभावी प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। 4 कमरे हैं, R1 R2 R3 और R4 आपस में बराबर हैं और चारों का मान कितना है? 20 ओम है। चारों का मान कितना है? 20 ओम है। सप्लाई वोल्टेज हम लोगों को कितनी दे रखी है? V कितना दे रखा है? 250 वोल्ट दे रखा है। V कितना दे रखा है? 250 वोल्ट दे रखा है। तो ये कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो भाई तुल्य प्रतिरोध का R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R बटा में n होगा। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R बटा में n। अब यहाँ R1 R2 R3 R4 चारों ही बराबर हैं तो R का मान कितना हो गया? 20 हो गया। n का मान कितना है? 4 है। तो कितना आएगा? 5 ओम। कितना आएगा भाई? 5 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग से अगर आपको सूत्र याद है तो आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n ओम के n संख्या में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध, तो मैंने आपको बताया था तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? NR होगा। अब यहाँ देखो प्रतिरोध कितने हैं? प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? n है। एक प्रतिरोध का मान कितना है? n है। तो n गुणा n क्या हो गया? n स्क्वायर हो गया। n गुणा n क्या हो गया? n स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
24 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर 24 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो भाई, दोनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये लो जी, आपस में समानांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ये है 24 ओम, ये है 8 ओम। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम लोगों को सूत्र पता है, आर इक्वलेंट बराबर क्या होगा, R1 गुणा R2 बट्टा में R1 प्लस R2। तो देखो R1 का जो मान है वो कितना है, 24 ओम है। R2 का मान कितना है, 8 ओम है। R1 कितना है, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8। देखो 24 गुणा 8, 24 प्लस 8 कितने होते हैं, 32 होते हैं। एक पे 4 पे गया, ये कितने पे गया, 6 पे गया। तो कितना ऑप्शन आया, आर इक्वलेंट बराबर कितना हो गया भाई, आर इक्वलेंट बराबर हो गया 6 ओम। आर इक्वलेंट बराबर कितना हो गया, 6 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, 100 वाट और 200 वोल्ट बल्ब को 40 वोल्ट से पराचित से चलाने के लिए श्रेणी में योजित प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये कह रहे हैं जी, ये कोई लैंप है, ठीक है ना, ये कोई लैंप है। इस लैंप की जो पावर है वो अपने को दे रखी है 100 वाट और इसकी जो वोल्टेज है वो दे रखी है 200 वोल्ट। अब ये कह रहे हैं जी, मैं इसको सप्लाई वोल्टेज कितनी दे रहा हूँ सर्किट को, इस सर्किट की जो सप्लाई वोल्टेज है, इस सर्किट की जो सप्लाई वोल्टेज है वो है जी 400 वोल्ट। कितनी वोल्ट है, वो 400 वोल्ट है। ये कह रहे हैं इसके श्रेणी क्रम में आपको एक प्रतिरोध लगाना है। श्रेणी क्रम में हमें क्या लगाना है, एक है प्रतिरोध लगाना है। इस प्रतिरोध का आर डैश का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखो आर डैश का मान ज्ञात करना है तो यहां से मैं धारा निकाल सकता हूं। P बराबर क्या होता है, P बराबर VI। ये जो बल्ब दिया हुआ है यहां से मैं किसका मान निकाल सकता हूं, यहां से मैं धारा का मान निकाल सकता हूं। तो P बराबर क्या होगा, VI होगा। तो देखो भाई P का मान देखो कितना है, P का मान 100 है, V का मान कितना है 200 है, I यहां से मेरा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। I कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। अब देखो ये जो वोल्टेज है, हमें एक चीज का पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज है, जो ये टोटल वोल्टेज है ये इसके और इसके दोनों के जो, या ये मैं ये कह सकता हूं कि जी श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो मान लो इसके अक्रॉस ये कह रहा है जी 200 वोल्ट है, इसकी वोल्टेज कितनी है 200 है, तो इसकी भी वोल्टेज कितनी होगी 200 वोल्ट होगी। इसकी वोल्टेज यदि 200 है तो इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी 200 की, क्योंकि टोटल 400 है। यदि ये 300 लेता तो ये कितनी लेता 100 लेता। अब ये 200 ले रहा है तो ये भी कितनी ले रहा है 200 ले रहा है। लेकिन जो धारा का मान है I है, I दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। और I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। तो अब यहाँ से देखो हमें V का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, R का मान निकाल लेंगे। V बराबर क्या होता है IR होता है, V बराबर क्या होता है IR होता है। V का मान कितना है 200, I कितना हुआ है 0.5 गुणा R का मान हम लोगों को निकालना है। तो R बराबर क्या होगा 200 बटा में 0.5। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दोबारा देख लो इसको। भाई हमें P का एक बल्ब है, इस बल्ब को चलाना है, ठीक है। मेरे पास में जो बैटरी का सोर्स है वो कितने का है 400 वोल्ट का है, लेकिन ये बल्ब है ये कितने वोल्ट सहन कर सकता है, ये 200 वोल्ट सहन कर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से P और V हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम I निकालेंगे, क्योंकि I इसलिए निकालेंगे कि हमें पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। धारा क्या रहती है, धारा रहती है समान, और वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है अलग अलग। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है।
वोल्टेज का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो यहाँ से मैंने धारा का मान निकाला, धारा का मान निकालने के बाद में मुझे पता है कि टोटल वोल्टेज है 400। ये यदि 200 वोल्टेज ले रहा है तो ये कितनी वोल्ट लेगा, ये भी 200 लेगा, क्योंकि V इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है श्रेणी क्रम में V1 प्लस V2 होता है। V इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है V1 प्लस V2। ये 200 वोल्ट ले रहा है तो ये कितनी वोल्ट लेगा, 200 वोल्ट लेगा। ठीक है जी। अब इसमें V का मान हम लोगों को दिया हुआ है, I का मान हम लोगों को दिया हुआ, R का मान हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से सूत्र में लिखेंगे, वैल्यू सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 200 ओम वाली हीटिंग कुंडली को 50 वोल्ट से प्रचालित करने पर प्रवाहित धारा होगी तो V बराबर कितना होता है, IR होता है। V बराबर कितना होता है, IR होता है। ठीक है ना। V का मान इसने दे रखा है कितना है, 50 वोल्ट। V का मान इसने दे रखा है कितना है, 50 वोल्ट। R है, R का मान हम लोगों ने दे रखा है कितना है, 200 ओम। R का मान कितना है, 200। I बराबर क्या होगा, V बटा में R। I बराबर क्या होगा, V बटा में R होगा। V का मान कितना है, 50, R का मान कितना है, 200। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा ही ध्यान रखना कि जो समानांतर क्रम है, जो समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध होगा, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा, R इक्विवेलेंट होगा, ये न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होगा, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, R इक्विवेलेंट है, जो तुल्य प्रतिरोध है, ये अधिकतम प्रतिरोध से, इसका जो मान है ये अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा जी, समानांतर क्रम है। तो समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में क्या होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी अधिक होगा, नहीं गलत है, न्यूनतम प्रतिरोध के बराबर होगा, ये भी गलत है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में R इक्विवेलेंट का क्या सूत्र होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका सूत्र क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को पता लग रहा है कि कोई भी राशि यदि अपोन में आती है तो इसका मान क्या आता है, कम आता है। तो समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मेगा ओम बराबर होता है, तो 1 मेगा ओम है वो किसके बराबर होगा, वो 10 की पावर 3 किलो ओम के बराबर होगा। 10 की पावर 3 किलो ओम के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो हमारा खुला परिपथ है, जो हमारा खुला परिपथ है, उस खुले परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समानांतर परिपथ में 3 शाखाएं हैं जिनमें क्रमशः 1 एम्पियर, 2.5 एम्पियर तथा 4 एम्पियर। ठीक है, 3 शाखाएं हैं, एक है 1 एम्पियर की, दूसरी है 2.5 एम्पियर की, और जो तीसरी शाखा है वो 4 एम्पियर। जब धारा प्रवाहित हो रही है 2.5 एम्पियर धारा ओपन होने पर, 2.5 एम्पियर की धारा ओपन होने पर कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी। देखो कोई समानांतर परिपथ है, कोई समानांतर परिपथ है, और हम लोगों को पता है कि समानांतर परिपथ में, हम लोगों को पता है कि समानांतर जो हमारा कोई भी परिपथ होगा उस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। समानांतर परिपथ में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान अलग अलग होगी। धारा क्या होगी भैया, अलग अलग होगी। और जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे क्या होगी, समान होगी समानांतर क्रम में।
कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम। लेकिन यदि मेरा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है? वो अलग अलग होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अलग अलग होगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी ये 1 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये कह रहा है कि जी यहाँ से इसका सर्किट ओपन हो जाए। मान लो कहीं से इसका सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया, वायर ओपन होगी, तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो देखो ये धारा पर इस वायर में से धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा क्या से होगी? 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। 4 प्लस 1 कितनी होगी? 5 एम्पियर। क्योंकि समानांतर क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होती है। समानांतर परिपथ में धारा होती है वो क्या होती है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें I2 नहीं है तो किसका योग हो जाएगा? I1 कितना है? 1 है और I2 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और I3 का मान कितना है? 4 है। तो टोटल कितनी धारा प्रवाहित होगी? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती? तो किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती? जो हमारा खुला परिपथ है, ओपन सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत अधिक होती है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होती। बाकी जो लीकेज परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है, लघु परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है। हमें पता भी है कि धारा प्रवाह के लिए बंद परिपथ की जरूरत रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, फिलामेंट बल्ब विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो फिलामेंट बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा है या कार्बन का जो फिलामेंट लगा है, तो ये किस प्रभाव पे कार्य करते हैं? ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं क्योंकि ये फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के बाद में ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है ना। ये जितने भी बल्ब हैं ये गर्म होने के बाद में हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। और एक चीज बात है, यदि मेरा तंतु है उसका तापमान है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि उस तंतु का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो वो सिर्फ हमें क्या देगा? ऊष्मा देगा। क्या देगा? ऊष्मा देगा। लेकिन यदि इस तंतु का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, कोई भी मेरा ऊष्मीय तंतु है उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो ये हमें ऊष्मा और ऊष्मा के साथ साथ में क्या देता है? प्रकाश भी देता है। ऊष्मा और ऊष्मा के साथ साथ में क्या देता है? प्रकाश देता है। तो ये जो फिलामेंट बल्ब होते हैं इनका जो तापमान है वो 900 डिग्री से अधिक होता है। लगभग कार्यकारी तापमान कितना होता है? जैसे कार्बन है या टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इनका कार्यकारी तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भैया? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये किस प्रभाव पे कार्य करते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। क्योंकि इसमें ये जो ऊर्जा ले रहे हैं उसका 90% भाग तो ऊष्मा में व्यर्थ हो जाता है, सिर्फ 10% भाग से, सिर्फ 10% भाग है वही हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो प्रतिरोध ए तथा बी आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ए बी से 2 गुना अधिक है। ए है वो बी से कितना गुना अधिक है? 2 गुना। जैसे आर ए का जो मान है वो बी से कितना है? 2 गुना अधिक है, ठीक है भाई। किस प्रतिरोध में धारा अधिक प्रवाहित होगी? तो आपको पता है प्रतिरोध और धारा आपस में क्या है? विलोमानुपाती है। आपस में क्या है? विलोमानुपाती। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा प्रवाह में बाधा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह में बाधा। तो अब देखो भाई आप लोग बात देखो कि यहां प्रतिरोध का मान अधिक है। प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो आर ए का मान अधिक है। ए का मान ए बी से क्या है? ए प्रतिरोध है वो बी से क्या है? 2 गुना है। देखो ए प्रतिरोध है वो बी से कितना गुना है? 2 गुना है। तो आर ए का मान अधिक है तो आई ए का मान, आई में से जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान क्या होगा? कम होगा। तो देखो किस प्रतिरोध में धारा प्रवाह अधिक होगी? तो धारा प्रवाह अधिक किस में होगी? बी में होगी, क्योंकि आर बी का मान कम है। तो
आई बी का मान क्या होगा भैया, अधिक होगा। ठीक है, तो बी प्रतिरोध है, बी प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल है, कोई भी मेरा चालक है या उपकरण है, इस उपकरण में यदि मुझे धारा प्रवाहित करनी है तो मैं इसके सिरों पे क्या लगाता हूँ, एक बैटरी लगाता हूँ। इसके सिरों पे क्या लगाता हूँ, बैटरी लगाता हूँ। और ये जो बैटरी है ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ये जो बैटरी है ये क्या करती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके ये इलेक्ट्रॉनों को क्या देती है भैया, गति देती है। तो इलेक्ट्रॉनों, विद्युत वाहक बल क्यों आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। क्यों आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप वृद्धि से, कार्बन फिलामेंट लैंप है इसका जो प्रतिरोध है वो ताप वृद्धि से क्या होता है, घटता है। कार्बन फिलामेंट लैंप है इसका जो प्रतिरोध होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप का जो प्रतिरोध होगा वो ताप वृद्धि से, यदि तापमान को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, कार्बन होता है इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कार्बन फिलामेंट का यदि हम लोग प्रतिरोध में तापमान बढ़ने से इसका तापमान यदि बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, 40 ओम तथा 100 ओम के दो प्रतिरोध आपस में समानांतर में जोड़े गए हैं, कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा। देखो भाई 40 ओम का प्रतिरोध है, अभी हम लोगों ने किए ये क्वेश्चन, और 100 ओम का प्रतिरोध है, एक बैटरी से इनको जोड़ा हुआ है, 20 वोल्ट की एक बैटरी है। तो ये कह रहा है कि जी कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा, कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा। तो कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा, जिस प्रतिरोध, जिसके अंदर प्रतिरोध का मान कम है, जहां प्रतिरोध का मान कम है उसमें धारा क्या होगी, अधिक होगी। जिसमें प्रतिरोध का मान कम है उसमें धारा क्या होगी, अधिक होगी। तो किस में धारा अधिक होगी, 40 एम्पियर, 40 ओम में। किस में धारा अधिक होगी, 40 ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 ओम तथा 80 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अधिक वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा 120 ओम में होगा। क्योंकि जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक है, जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक है उसमें वोल्टेज का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। क्योंकि देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। श्रेणी क्रम में धारा का मान, I का मान क्या रहता है, समान रहता है। I का मान क्या रहता है, समान रहता है। मतलब I मेरा क्या हो गया, नियत हो गया। I क्या हो गया भैया, नियत हो गया। तो यदि R का मान अधिक होगा, जहां R का मान अधिक होगा वहां V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। समानांतर क्रम में जस्ट इसके ऑपोजिट है, जहां समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में यदि R का मान अधिक है तो I का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो मेरा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में यदि R का मान अधिक है तो V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जिसमें R का मान अधिक है वहां V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। 120 ओम प्रतिरोध में क्या होगा, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समानांतर क्रम में 3 शाखाएं लोड से जुड़े हुए हैं, फ्यूज के लिए आवश्यक स्थान है। तो फ्यूज के लिए जो आवश्यक स्थान है वो क्या होगा, पहली शाखाओं के साथ फ्यूज जोड़ देंगे, ये भी सही है। दूसरी तथा तीसरी शाखाओं के मध्य फ्यूज जोड़ दें, मध्य में नहीं, तीनों शाखाओं से पहले। जो हमारी तीनों शाखाएं हैं, जैसे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो तीनों प्रतिरोधों से पहले, तीनों प्रतिरोधों से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा, सभी शाखाओं से पहले फ्यूज जोड़ देंगे, सभी शाखाओं से पहले फ्यूज जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, प्रदर्शित संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
ये जो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे जो क्वेश्चंस है इनको सबसे पहले हम लोग पीछे से करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कहाँ से प्रारंभ होंगे, पीछे से प्रारंभ होंगे। तो आप लोग देखोगे ये जो 5 ओम है, हमें 2 सूत्र याद होना चाहिए। अगर मेरा श्रेणी क्रम में है, आर इक्विवेलेंट सीरीज में, उसका सूत्र होगा R1 प्लस R2, और यदि समानांतर क्रम में है उसका सूत्र होगा R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। अब देखो ये दोनों जो प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है, ये प्रतिरोध आपस में है श्रेणी क्रम में। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 ओम लिख सकता हूँ। पूरे की जगह कितना लिख सकता हूँ, 10 ओम, क्योंकि R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 5 प्लस 5। तो इन दोनों की जगह कितना हो गया, 10 ओम हुआ या नहीं हुआ। तो 10 ओम मान लो ये हो गया 10 ओम। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम ये आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहां देखो भाई 10 10 बटा 20 कितना हो गया, 5। इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब आप लोग देखोगे 20 और 5 25, 25 और 5 30, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का पता कैसे लग रहा है, एक का अंतिम सिरा दूसरे का प्रारंभिक सिरा, एक का अंतिम सिरा दूसरे का प्रारंभिक सिरा। तो ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो 20 प्लस 5 25, 25 5 30। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। अब देखो 6 और 30 आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक सिरा एक है, दोनों का अंतिम सिरा एक है। तो 30 और 6 आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो इसके लिए क्या होगा, 30 6 बटा में 36, 1 गया 6 पे गया, 6 5 30, कितना आ गया, 5 ओम आ गया। इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट है, वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन करने में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पीछे से बिल्कुल क्वेश्चन को पीछे से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से क्रम है। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम के बाद में इनका जो तुल्य आया वो इस 10 ओम के समानांतर क्रम में आया। समानांतर क्रम में आया तो यहाँ हमने समानांतर क्रम का सूत्र लगाया, 10 गुणा 10 बटा में 20। ठीक है, अब ये जो आया इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया 5 ओम, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया 5 ओम। ये जो 5 ओम है ये 20 और 5 के श्रेणी क्रम में है, तो ये 20 प्लस 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो 30 ओम है ये 6 ओम के कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहाँ हमने समानांतर क्रम का सूत्र लगाया, 30 गुणा 6 बटा में 36। ठीक है, 30 प्लस 6 36। तो ये आपस में इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया, पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया ये कितना आया, 5 ओम आया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, जो पदार्थ है, पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पे निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि चालक है, चालक का यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा, चालक का यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा, यदि कंडक्टर है इसका मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और नेक्स्ट पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर भी हमारा जो चालक है, पदार्थ की प्रकृति पर भाई हमारा जो चालक है वो बना किससे हुआ है, वो कौन से पदार्थ से बना हुआ है। क्योंकि कॉपर है तो कॉपर का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा, सिल्वर है सिल्वर का प्रतिरोध अलग होगा, गोल्ड है गोल्ड का प्रतिरोध अलग होगा। तो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब सारी सभी बातों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट